Okay, let's start our risk assessment topic. रिस्क असेसमेंट एक्चुअली में होता क्या है? जैसा कि पीछे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिस्क असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग वर्क प्लेस के सारे हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसको एस्टिमेट करते हैं, उसका आकलन करते हैं, फिर उसके बाद उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद हम लोग इफेक्टिव कंट्रोल मेजर लगाते हैं और इफेक्टिव कंट्रोल मेजर लगा करके उस रिस्क को कम करते हैं। कितना कम करते हैं? जितना कम हो सकता है, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, जितना संभावित कम हो सकता है उसको हम लोग कम करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करके रिव्यू करते रहते हैं समय अनुसार। तो जैसा कि यहाँ पर डिफिनेशन आप पढ़ सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट इज ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट इन द वर्क प्लेस कुड कॉज हार्म टू द पीपल। रिस्क असेसमेंट एक ऐसा केयरफुल एग्जामिनेशन है, एक जांच पड़ताल है जिसमें हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे वर्क प्लेस में क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं, so that a decision can be made as to whether the precautions taken are satisfactory or whether more should be done to prevent harm। ताकि हम लोग ये डिसीजन ले सकें, ये निर्णय ले सकें कि जो प्रिकॉशन हम लोगों ने लगाया है पहले से उस हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए, वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, या और भी कुछ हम लोगों को करने की आवश्यकता है, और भी अधिक कंट्रोल मेजर लगाने की आवश्यकता है उस हजार्ड्स को कम करने के लिए। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट में जो स्टेप्स आता है, 5 स्टेप्स होते हैं रिस्क असेसमेंट के, जिसमें से सबसे पहला स्टेप्स जो आता है, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स। हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना। और हम लोग जानते हैं कि हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बहुत से तरीके होते हैं। किस तरीके से हम लोग हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे एक एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं कि विजुअल इंस्पेक्शन कर लिया जाता है, जा करके एक सेफ्टी वॉक किया जाता है या सेफ्टी टूर किया जाता है या सेफ्टी इंस्पेक्शन किया जाता है। तो हम लोग विजुअली जा करके आंखों से देख करके और हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे इस वर्क प्लेस पे हम लोग गए और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से हजार्ड हैं। तो देखा कि रास्ते में यहाँ पर जो है कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं फ्लोर के ऊपर जो स्लिपरी हैं, यानी स्लिपिंग कॉज कर सकती हैं, वर्कर गिर सकता है। तो एक ये भी हजार्ड है। अब यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो मशीन का जो ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड है, वो उसमें गार्ड नहीं लगा हुआ है, तो अनगार्डेड मशीनरी है, भी हजार्ड है। यहाँ पर केमिकल स्टोर है, फ्लेमेबल केमिकल स्टोर है, ये भी हजार्ड है। कहीं पर फायर एग्जिट को ब्लॉक कर रखा है, ये भी हजार्ड है। मटेरियल को बहुत अधिक ऊंचाई तक के स्टैक कर रखा है, स्टैकिंग कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, ये भी हजार्ड है। उसके साथ कुछ अनसेफ एक्ट भी लोग कर रहे हैं, जैसे कि जहां पर हार्ड हैट की आवश्यकता थी, जिस प्रीमाइसिस डिजाइनेटेड प्रीमाइसिस के अंदर वहां पर हेलमेट को नहीं लगा रखा है, जिसकी वजह से हेड इंजरीज हो सकती हैं। तो ये भी एक तरह से अनसेफ एक्ट है। हैवी लोड को कैरी कर रहा है एक बंदा, ये भी अनसेफ एक्ट है। एक नॉन स्मोकिंग एरिया के अंदर स्मोकिंग कर रहा है, ये भी अनसेफ एक्ट है। बिना पीपीस के ये लेडी काम कर रही है, ये भी अनसेफ एक्ट है। तार यहाँ पर बिजली का बिखरा हुआ है, ये भी हजार्ड है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपने विजुअली आइडेंटिफाई किया। लेकिन क्या विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू ही सारे के सारे हजार्ड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू सिर्फ सामने के हजार्ड्स जो अनसेफ कंडीशंस हैं वही आइडेंटिफाई होते हैं, या अनसेफ एक्ट आपको मिल सकते हैं। लेकिन हजार्ड और किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, पता लगाया जाता है? हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर किसी पर्टिकुलर केमिकल के हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, तो उस केमिकल्स के मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो मैन्युफैक्चरर उसको बनाने वाला बना के देता है, जिसको MSDS शीट कहते हैं, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट कहते हैं, उस मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के अंदर उस केमिकल के हजार्ड्स के बारे में लिखा होता है कि ये हाईली इनफ्लेमेबल है, कि ये टॉक्सिक है, कि कोरोसिव नेचर का है या कार्सियोजेनिक नेचर का है, ये किस टाइप का जो है वो केमिकल है, इसकी रूट ऑफ एंट्री बॉडी के अंदर कैसी है, ये बॉडी के अंदर किसी वर्कर के किस रास्ते से जा सकता है, ये
इनहेलेशन के थ्रू, सांस लेने के थ्रू जा सकता है, कि ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू जा सकता है, या इंजेक्शन के थ्रू जा सकता है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रूट ऑफ एंट्री को। तो ये हजार्ड्स किसी पर्टिकुलर केमिकल्स या किसी पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में अगर हजार्ड्स को पता करना है, तो उसके जो मैन्युफैक्चरर जो मटेरियल शीट डेटा शीट बना के देते हैं, उसके अंदर उसके हजार्ड्स लिखे होते हैं। किसी मशीन के बारे में अगर हजार्ड्स को पता करना है, तो मशीन को बेचने वाला जो सप्लायर होता है वो एक मैनुअल देता है, और उसके मैनुअल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मशीन की लिखी होती है कि हजार्ड कौन कौन से उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर काम के अंदर जो है वो हजार्ड पता करना है, क्योंकि जब काम नहीं हो रहा है तो आप उसके हजार्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जब कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय जब काम करना स्टार्ट करता है, तब वो हजार्ड निकल करके सामने आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जॉब हजार्ड एनालिसिस या जॉब सेफ्टी एनालिसिस। एक तरीका होता है, दोनों चीजें सेम होती हैं लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस जिसको JSA कहते हैं, या जॉब हजार्ड एनालिसिस जिसको JSA कहते, JHA और JSA, जॉब हजार्ड एनालिसिस या जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ये दोनों एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि किसी काम को हम लोग स्टेप वाइज तरीके में इस एक्टिविटी में तोड़ लेते हैं। जब भी JHA या JSA करना होता है किसी काम का, तो उस काम को हम लोग स्टेप वाइज तरीके में स्टेप में तोड़ लेते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, और प्रत्येक स्टेप्स के हजार्ड्स को हम लोग लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, और उसका कंट्रोल मेजर भी लगा देते हैं। ठीक है ना। तो JHA या JSA कह सकते हैं कि एक छोटा सा रिस्क असेसमेंट होता है, स्मॉल रिस्क असेसमेंट कह सकते हैं, माइनर रिस्क असेसमेंट कह सकते हैं। ठीक है। तो इसको आगे हम लोग JHA और JSA को पढ़ेंगे भी। तो किसी वर्क एक्टिविटी का अगर हजार्ड हम लोग को पता करना होता है, तो उस वर्क एक्टिविटी का JHA या JSA करते हैं हम लोग। किसी टूल का, मशीन का करना होता है तो उसके मैनुअल से पता चल जाता है। अब वर्क एक्टिविटी के अंदर भी कुछ हजार्ड होते हैं, तो उसके लिए हम लोग एम्प्लॉइज से क्या करते हैं कि इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। इंटरव्यू करने से क्या होता है, बातचीत करने से क्या होता है कि हम लोगों को और भी कुछ ऐसे हिडन हजार्ड पता चलते हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे हजार्ड्स पता चल जाता है। और कैसे हजार्ड्स पता चल जाता है? हजार्ड्स को हम इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि पीछे का हम लोग एक इंसिडेंट रिपोर्ट निकालते हैं पीछे का, और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर घटनाएं घटित हुई हैं। जैसे नियर मिस कहाँ कहाँ पर हुई हैं। नियर मिस तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसी घटना जो होते होते रह जाए, जिसकी वजह से कोई नुकसान, हार्म ना पहुंचे, तो उसे नियर मिस कहते हैं। जैसे पत्थर गिरा बगल में लेकिन किसी को चोट नहीं लगी, तो नियर मिस है। तो इंसिडेंट रिपोर्ट हम लोग निकालते हैं जिसके अंदर एक्सीडेंट और नियर मिस सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग उससे भी हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस जगह पर हजार्ड्स ज्यादा अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पर नियर मिस या एक्सीडेंट हुए हैं, वहां पर हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हजार्ड हम लोग को और भी मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी अगर हजार्ड्स हम लोग को पता करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री, DG फासली का है, तो उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक के हजार्ड वहां पर लिखे हुए मिलेंगे हम लोगों को। या आप यूके की कोई HSE वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, इंटरनेशनल में से ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर हजार्ड्स लिखे हुए मिल जाएंगे कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, स्पेसिफिक इंडस्ट्री से क्या क्या हजार्ड हम लोगों को मिल सकते हैं, हजार्ड्स मिल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत से डिफरेंट मेथड्स होते हैं हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के। तो हम लोग सारे मेथड्स के थ्रू हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क असेसमेंट का जो सबसे पहला स्टेप्स होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, हजार्ड्स का आइडेंटिफिकेशन करना। तो हम लोग इस तरीके से हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इसकी प्रैक्टिस भी हम लोगों ने की है इससे पहले कि आप इस जगह पर बताइए कि अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन क्या है, कहाँ कहाँ पर आपको हजार्ड दिख रहे हैं। आप लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया, बहुत ही अच्छे वे में आइडेंटिफाई किया। तो इस तरीके से हम लोग वर्क प्लेस के हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और एक बंदे का काम तो होता नहीं है कि एक बंदे से कह दिया जाए और पूरे वर्क प्लेस का हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर ले। तो इसके लिए टीम अप्रोच होता है, एक टीम की आवश्यकता पड़ती है। उसमें से एक टीम लीडर होता है, टीम के मेंबर्स होते हैं,
और अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग वर्क असाइन कर दिया जाता है कि किस किस तरीके का हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना है। जैसे किसी को असाइन कर दिया आपने कि मशीनरी हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना है, किसी से कह दिया कि अनसेफ कंडीशंस आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर हैं, किसी से कह लिया इंटरव्यू कंडक्ट कर लीजिए, किसी से कह दिया कि कोई केमिकल्स के हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस तरीके से डिफरेंट वर्क एक्टिविटीज सबको असाइन कर दी जाती है, सारे लोग हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये रिस्क असेसमेंट का पहला ही स्टेप्स होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि इसमें कई तरीके के हजार्ड्स हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल हजार्ड्स हैं, कुछ मैनुअल हैंडलिंग हजार्ड हैं, है ना, कुछ अनसेफ एक्ट हो रहे हैं, कुछ अनसेफ स्टोरेजेस हैं, इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक लेडी है जो कि काम कर रही है और अपना कॉफी का मग उसने अपने बोर्ड पर रख रखा है जो कि गिर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटरिंग कर रही है प्लांट्स में एक लेडी, जिसका पानी बह रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बंदा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिपेयर कर रहा है बिना किसी सेफ्टी के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायर जो है वो लाइंग ऑन द फ्लोर्स हैं, बिछे हुए हैं, और ये दूसरी तरफ मुड़ करके देख करके और जा रही है। इस तरीके से बहुत से आप वर्क एक्टिविटीज डिफरेंट टाइप के हजार्ड्स को यहाँ पर देख सकते हैं। एक वीडियो है जिसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर हजार्ड्स हैं, तो यहाँ पर स्केट बोर्ड रखा हुआ था स्टेयर्स के ऊपर, और नेपू जो है वो जा रहे थे, स्केट बोर्ड के ऊपर उनका पैर पड़ा और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, तो ये एक्सीडेंट कंसीडर कर लिया जाएगा। फिर मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं, सामान को लेके जा रहे हैं, मल्टीपल सामान है इनके साथ में, हाथों में बिजी हैं, इसको लेके जा रहे हैं। इन्होंने देखा और रिपेयर करने की कोशिश करने के लिए लैडर्स को लगाया, लेकिन लैडर्स को सही तरीके से ही नहीं लगाया, तो इसकी वजह से गिरते गिरते बच गए, यानी नियर मिस हो गई है। तो लैडर्स को जब सही तरीके से प्लेस करके लगाएंगे तो नियर मिस जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी। वेट कर लिए थोड़ा सा।
अनसेफ एक्ट, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि कैरेक्टर के द्वारा अनसेफ एक्ट किया जा रहा है। सो डिफरेंट वेज होते हैं हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के। वर्क प्लेस पे आप जा करके देखेंगे तो डिफरेंट वर्क एक्टिविटीज अनसेफ तरीके से करती हुई मिलेंगी आपको, डिफरेंट वर्क प्लेस अनसेफ कंडीशन मिलेंगे आपको। तो आपको सारे के सारे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉपर तरीके से। तो ये पहला स्टेप्स होता है रिस्क असेसमेंट में कि हम वर्क प्लेस के सारे हजार्ड्स को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लें। देन दूसरा स्टेप्स होता है रिस्क को इवैल्यूएट करना। और रिस्क को इवैल्यूएट करने में दो चीजें होती हैं, एक तो एस्टिमेट करना और इवैल्यूएट करना, दोनों अलग चीजें होती हैं। एक होता है आकलन, एक होता है मूल्यांकन। आकलन में ये डिसाइड किया जाता है कि इस हजार्ड्स जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, इससे किसको नुकसान हो सकता है और कैसे नुकसान हो सकता है, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर हमने देखा कि रोड के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने उसको जो है उसका एस्टिमेशन किया कि इस चीज से किसको नुकसान हो सकता है। तो जो उस रास्ते को यूज कर रहा है उसी को तो नुकसान हो सकता है, उसी को तो ठोकर लग सकती है। और कैसे हो सकता है, जब वो व्यक्ति इस चीज को प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाएगा और ठोकर लग जाएगी। जैसे एक हजार्ड पाया हम लोगों ने कि एक तार कटा हुआ था, एक ड्रिल मशीन का तार कटा हुआ था। तो उस ड्रिल मशीन के तार जो कटा हुआ तार है, उससे किसको नुकसान हो सकता है, जो ड्रिल मशीन को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर है। कैसे हो सकता है, जब वो नेग्लिजेंस ऑफ सेफ्टी करेगा, जब वो ध्यान नहीं देगा और अनसेफ एक्ट करेगा, यानी रॉन्ग यानी कि डिफेक्टिव टूल्स को यूज करेगा। तो हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। और उसके बाद आता है रिस्क को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करना क्या होता है कि रिस्क जो है वो दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेज। इसीलिए कहा जाता है रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ए हजार्डस इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। रिस्क क्या होता है, किसी भी हजार्डस इवेंट का, हजार्डस इवेंट तो आप समझते होंगे, हजार्डस इवेंट किसको कहते हैं कि जब हजार्ड या के कांटेक्ट में कोई व्यक्ति या वस्तु आती है तो एक घटना घटित होती है, जिसे हजार्डस इवेंट कहते हैं। रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है, वो हजार्ड है, या फर्श पे पानी पड़ा हुआ है जो स्लिपरी फ्लोर कॉज करेगा, स्लिपिंग कॉज करेगा। और कोई व्यक्ति जब उसके पास में पहुंचेगा तो उसका पैर उसके ऊपर पड़ेगा, तब वो स्लिप होगा। तो जो स्लिप होना हुआ, ये हजार्डस इवेंट हुआ। तो when somebody or something comes in contact with the hazardous event, then hazardous event occur। जब कोई व्यक्ति या वस्तु हजार्ड के कांटेक्ट में आती है तब हजार्डस इवेंट कॉज होता है, ठीक है ना। तो कहा रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ए हजार्डस इवेंट, उसी हजार्डस इवेंट का जो लाइक्लीहुड है और उसी हजार्डस इवेंट का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ये दोनों मिल करके रिस्क को बनाते हैं। लाइक्लीहुड, घटना के घटित होने की संभावना। कॉन्सिक्वेंस, घटना जब घटित होगी तो उससे जो उसकी चोट लगना है, चोट लगने की जो गंभीरता है, वो कॉन्सिक्वेंस कहलाती है। इन्हीं दो चीजों के बारे में हमने बताया था कि लाइक्लीहुड को हम लोग प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, कॉन्सिक्वेंस को हम लोग सेवरिटी भी कहते हैं। तो ये दोनों चीजें वाइस वर्सा में आपको मिलती रहती हैं। कभी कभी लाइक्लीहुड को प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी कॉन्सिक्वेंसेस को सेवरिटी लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों का मतलब सेम होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। रिस्क जो है वो लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेज या सेवरिटी का एक योग होता है, जिसे हम लोग रिस्क कहते हैं, यानी घटना के घटित होने की संभावना और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अनीश, ये डाउट क्लियर हो रहा है?
हेलो अनीश, ये बात समझ में आ रही है? तो रिस्क जो है वो लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस दोनों चीजों से मिलके बनता है। इसीलिए कहा जाता है रिस्क इज इक्वल टू क्या होता है, लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। अब इस लैडर का एग्जांपल आप देखिए कि ये सीढ़ी जो है ये टूटी फूटी है, यहां से बेंट है, मुड़ी हुई है और सही तरीके से लगी नहीं है, ऊपर बंधी नहीं है, इसका एंगल नहीं सही है, तो मोर लाइकली टू फॉल, इससे गिरने की संभावना अधिक है। दूसरी सीढ़ी पे आप देखेंगे ये प्रॉपर तरीके से लगी हुई है, ऊपर बंधी हुई है, नीचे बंधी हुई है, इसका एंगल भी सही है, 1:4 रेशियो का मेंटेन किए हुए है, तो यहां से गिरने की संभावना ज्यादा है। तो मोर लाइकली टू फॉल एंड लेस लाइकली टू फॉल, दोनों में अंतर है। इसमें गिरने की संभावना अधिक है, इसमें गिरने की संभावना कम है, क्योंकि ये सीढ़ी गलत तरीके से लगी है। यानी कि लाइकलीहुड चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए हजार्डस इवेंट इज मोर लाइकली ऑन दिस लैडर, इसके ऊपर अधिक है। दूसरी इन केसेस के अंदर देखा जाता है इस लैडर के ऊपर, तो इसमें गिरने की संभावना कम है इसमें, ठीक है ना। तो ये लाइकलीहुड हो गई। लाइकलीहुड इज ए मेजर ऑफ द चांस दैट द हजार्डस इवेंट विल अकर। लाइकलीहुड क्या है, घटना घटित होने की संभावना है जहां से हजार्डस इवेंट अकर होगा। इफ ए वर्कर इज वर्किंग ऑन ए डैमेज अवर अनस्टेबल लैडर, अगर कोई वर्कर काम कर रहा है किसी अनस्टेबल या डैमेज लैडर के ऊपर, इट्स मोर लाइकली दैट ही विल फॉल डाउन, तो चांसेस अधिक हैं कि वो ऊपर से गिरेगा। हाउएवर इफ ए वर्कर इज वर्किंग ऑन ए गुड स्टेबल लैडर, फॉलिंग डाउन इज लेस लाइकली। अगर सही स्टेबल लैडर के ऊपर काम कर रहा है, सही तरीके से चढ़ रहा है, तो चांसेस कम है, यानी घटना घटित होने की संभावना, लाइकलीहुड कम है। तो रिस्क में लाइकलीहुड इसमें इसमें कम है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि द रिस्क इज द लाइकलीहुड और चांस दैट द समबडी कुड बी हार्म्ड बाय हजार्ड टुगेदर विद एन इंडिकेशन ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द हार्म, दिस कैन बी एक्सप्रेस इन सिंपली एज। अब यहाँ पर सीढ़ी की ऊंचाई पे कॉन्सिक्वेंस डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितनी ऊंचाई से वो गिरेगा। अगर अधिक ऊंचाई है तो मोर सीरियस आउटकम, ज्यादा गंभीर चोट लगेगी। अगर ऊंचाई कम है तो लेस सीरियस आउटकम। सिर्फ ऊंचाई पे ही निर्भर नहीं करता है, बाकी नीचे का जो फ्लोर है जहां पर वो गिरेगा उस पे भी निर्भर करता है कि अगर नीचे गद्दे लगे हुए हैं तो चोट कम लगी, कॉन्सिक्वेंसेस कम होगा। अगर नीचे पानी है कॉन्सिक्वेंसेस कम होगा, रेत पड़ी हुई तो कॉन्सिक्वेंसेस कम होगा, लेकिन अगर वहां पर फर्श है तो कॉन्सिक्वेंसेस अधिक होगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस एंड लाइकलीहुड इन दोनों बातों के ऊपर निर्भर करती है। फिर रिस्क मैनेजमेंट की पूरी बात हम लोग अगर करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्वांटिफाइंग एंड रैंकिंग रिस्क विद द मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क उस हजार्ड से एसोसिएटेड जो रिस्क होता है उसको क्वांटिफाई करते हैं और उसको रैंकिंग करते हैं मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू। रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स असेसिंग रिस्क फ्रॉम वर्क प्रैक्टिसेस। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं कि हम लोग वर्क प्रैक्टिसेस जो होती हैं वर्क प्लेस के ऊपर, उसके जो रिस्क होते हैं उसको हम लोग एसेस करते हैं। मशीनरी जो यूज्ड होती है उसको, उसके रिस्क को एसेस करते हैं। जो केमिकल यूज होता है उसके रिस्क को एसेस करते हैं। जो ह्यूमन फेलियर हो सकता है उसके रिस्क को एसेस करते हैं। वर्क स्टेशन डिजाइन के रिस्क को एसेस करते हैं। तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क द नेक्स्ट स्टेप इज टू रैंक द रिस्क। जब हम लोग हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद रिस्क का पता लगा लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि रिस्क को रैंकिंग देना, रैंक करते हैं कि किसमें ज्यादा रिस्क है, किसमें कम रिस्क है। एंड देन टू डेवलप प्लान्स फॉर हाउ टू एलिमिनेट अवर मैनेज द रिस्क। उसके बाद प्लान बनाते हैं कि किस रिस्क को हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि आप स्टेप में देख सकते हैं 5 स्टेप्स का रिस्क असेसमेंट होता है। रिस्क असेसमेंट में 5 स्टेप होते हैं। आइडेंटिफाई द हजार्ड, जिसे आप लोग जान गए हैं कि किस तरीके से हजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा होता है एस्टिमेट द रिस्क, रिस्क का एस्टिमेशन किया जाता है जिसमें डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, किसको नुकसान पहुंच सकती है और कैसे पहुंच सकती है। थर्ड स्टेप होता है इवैल्यूएट द रिस्क, रिस्क का इवोल्यूशन करना एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, और उस रिस्क रिलेटेड प्रिकॉशन को लेना। फोर्थ स्टेप होता है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, जो चीजें आपने पाई हैं उसकी सबकी सारी चीजें फाइंडिंग्स को आप रिकॉर्ड कर लेंगे। और पांचवा स्टेप होता है रिव्यू द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स एंड अपडेट एज नेसेसरी, उसको रिव्यू करना और अपडेट करते रहना जैसा कि आवश्यकता पड़ती है।
जैसा कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आइडेंटिफाई करने का क्या क्या तरीका होता है, तो पहले स्टेप्स में आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर कि हम लोग किस तरीके से हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉलोइंग टूल्स एंड अप्रोचेस कैन बी यूजफुल इन मोस्ट वर्क प्लेसेस टू आइडेंटिफाई द हजार्ड। बहुत से टूल्स और अप्रोचेस तरीके होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए वर्क प्लेस के हजार्ड्स को। जैसे वर्क प्लेस इंस्पेक्शन, जा करके अपने वर्क प्लेस के ऊपर हम लोग देखते हैं, आसपास देखते हैं, आजू बाजू देखते हैं कि कौन कौन से हजार्ड्स अवेलेबल हैं, उसको हम लोग लिस्ट कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं विद लोकेशन प्रॉपर तरीके से। वर्क फोर्स इन्वॉल्वमेंट, वर्क फोर्स का मतलब एम्प्लॉय से है, वर्कर से है। वर्क फोर्स इन्वॉल्वमेंट करते हैं, हम लोग एम्प्लॉय से पूछते हैं, जाकर के एक इंटरव्यू लेते हैं, एक ओपिनियन लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई हजार्ड तो नहीं मिल रहा है, और आप इसमें क्या करना सही समझते हैं, कौन सा कंट्रोल मेजर लगा दिया जाए। तो अगर कोई वर्कर कहता है कि सर यहाँ पर अगर बैरिकेड कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया है, तो वर्क फोर्स इन्वॉल्वमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि जो वर्कर्स को हम लोग उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं और वर्कर से हम लोग पूछते हैं, उसका उनका ओपिनियन लेते हैं, उनके विचार को लेते हैं, तो वर्कर्स के अंदर मोटिवेशन आता है कि हमारी भी कुछ वैल्यू है कंपनी में, हमसे पूछते हैं और उनके अनुसार अगर उनका जो ओपिनियन, उनकी जो विचार हैं, जो उनके मशवरे हैं, उनसे अगर वो सेटिस्फैक्ट्री होता है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग कंट्रोल मेजर को लगवा देते हैं। जिससे क्या होता है कि उस वर्कर को ये फील होता है कि हमारे कहने से ये चीजें करी गई हैं, तो वो बंदा जो है ज्यादा सेफ्टी को फॉलो करने लगता है। यानी अब उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो ओनरशिप महसूस करने लगता है, फील करने लगता है कि हाँ ये तो हमारे कहने से किया गया है, तो अब इसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। तो वर्क फोर्स का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, इससे हजार्ड्स पता चल जाता है, उनसे पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस ली जाती है। जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज होती हैं, जो ट्रेड बॉडीज होती हैं, जो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस गाड़ी के हजार्ड को पता करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको मैन्युफैक्चरर का जो मैनुअल है उससे हम लोग पता करेंगे, तो वो बता देगा कि इसमें क्या क्या चीजें हजार्ड वाली हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स निकालते हैं, पीछे के एक्सीडेंट जो हुए होते हैं, जो इंसिडेंट नियर मिस हुए होते हैं, जो इल हेल्थ डिजीजेस हुए होते हैं वर्कर्स को, उनके रिकॉर्ड्स को निकाल करके हम लोग हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्टेप होता है जब हजार्ड्स आइडेंटिफाई हो जाता है तो उस हजार्ड से किसको नुकसान पहुंच सकता है और कैसे, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। वंस द सिग्निफिकेंट हजार्ड हैव बीन आइडेंटिफाई, consideration must be given to the people that may be affected and how they may be affected। कैसे किसको चोट लग सकती है उस हजार्ड से, कौन इफेक्ट हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाता है कि ये जो एक्सकावेटर का जो बकेट है जिससे मिट्टी को खोदा जा रहा है, इससे किसी को चोट लग सकती है, तो किसको लग सकती है, जो नियर बाई पर्सन होगा, जो पास में काम करने वाला वर्कर होगा, उसी को तो चोट लग सकती है ना। हु माइट बी हार्म, नियर क्लोज वर्कर। कोई ऑफिस में बैठा है उसको तो चोट नहीं लग सकती है ना, जो बंदा उसके नियरर क्लोज है, जो आसपास से काम कर रहा है, उसी को चोट लगेगी। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एक्सकावेटर खड़ा हुआ है, तो जो आसपास के लोग हैं इन्हीं को चोट लग सकती है, ऑफिस में बैठे हुए बंदे को चोट नहीं लग सकती है। तो हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, किसको चोट लग सकती है और कैसे चोट लग सकती है, वो यहीं से डिसाइड होता है। इस चीज को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। रिस्क असेसमेंट जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहले जो होता था, इससे पहले जो चलता था, वो हमारा क्वालिटेटिव बेस्ड रिस्क असेसमेंट होता था। क्वालिटेटिव बेस्ड रिस्क असेसमेंट में क्या होता था कि हम लोग जो रिस्क लेवल होता था उसको हाई, मीडियम, लो में बताते थे कि हमारा जो रिस्क लेवल है वो हाई है कि मीडियम है कि लो है। बाद में हम लोगों का रिस्क असेसमेंट क्वालिटेटिव बेस्ड हो गया, क्वांटिटेटिव बेस्ड हो गया, जिसमें हम लोगों को क्वांटिटी बतानी होती है, मात्रा बतानी होती है, नंबर्स में बताने होते हैं। तो जो मोस्ट प्रीफरेबली जो एडवांस रिस्क असेसमेंट है वो क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट है। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट आउटडेटेड हो गया है, पुराना हो गया है। तो कुछ कंपनीज अभी भी क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट करते हैं, जिसमें रिस्क को हाई, मीडियम, लो में पूछते हैं। और जो मॉडर्न अप्रोचेस को फॉलो कर रही हैं, जो मॉडर्न तरीके को फॉलो कर रही हैं टेक्नोलॉजी को, उसमें क्या हो गया है कि अब हम लोगों ने इस पे यानी कि क्वांटिटेटिव बेस्ड रिस्क असेसमेंट को फॉलो करना शुरू कर दिया है। थोड़ा पॉज करते हैं हम लोग यहाँ पर अभी।